परहेज। बीजेपी ने मदनी के बयान पर जताया विरोध। और जो लोग शरीयत के डंडे को चला करके संविधान की मूल भावना पर हमला करने की कोशिश करते हैं वो कभी सफल नहीं। और मुझे लगता है कि इस तरह की विकृत मानसिकता को इस देश ने कभी नहीं एक्सेप्ट नहीं किया है और न कभी एक्सेप्ट करेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। पिछले कुछ हफ्तों से तालिबान ही चर्चाओं के खबरों के केंद्र में हैं। तालिबानी सोच को लेकर कई तरह की बातें, कई तरह की कथा कहानियाँ, कई तरह की खौफनाक दास्तान और कई तरह की अफवाहें भी सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। जमीयत की लड़कियों को अलग पढ़ाने की नसीहत में भी उसी तालिबानी सोच को देखा जा रहा है। जिस दौर में महिला और पुरुषों के बीच सोशल और प्रोफेशनल लेवल पर तिल भर भी फर्क नहीं है और है तो उसको कलंक माना जा रहा है, मिटाने की कोशिश की जा रही है, उस दौर में ये कहना कि साथ पढ़ने से लड़कियों के प्रति अनैतिकता की घटनाएं बढ़ती हैं, शायद ही किसी को हजम हो। लेकिन अपना अपना अनुभव हो सकता है। देश में आज भी ऐसे स्कूल्स, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं जो केवल महिलाओं के लिए हैं और जिनकी अपनी प्रासंगिकता भी है। तो आज प्राइम डिबेट में इस पर बहस होगी, इन सवालों के जरिए कि साथ पढ़ाई पर बेतुकी लड़ाई वाले बयान के मायने क्या माने जाएं। जमीयत की इस अजीबोगरीब नसीहत में आखिर किसकी भलाई छुपी हुई है और क्या ये सोच, ये नसीहत तालिबानी सोच की एंट्री का प्रतीक है। डॉक्टर अजीज अहमद हैं हमारे साथ, कांग्रेस के नेता, सचिव रह चुके हैं पीसीसी के। अब्दुल लतीफ आर्को साहब हैं, सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के। हुसैन खान साहब हैं, आप राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। और हेमलता शर्मा है हमारे साथ, आप राजस्थान शिक्षा क्रांति संघ के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। आर्को साहब, पहले आपके पास आता हूं, आपकी टिप्पणी ले लूं सबसे पहले, फिर बहस में जाऊं। आर्को साहब जी, आप फरमाएं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? साहब, इस्लाम में तो बिल्कुल ये बात साफ है जी कि को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए और इसकी वजह भी है जी। और वजह यह है कि को एजुकेशन से जो लड़के और लड़कियों में जो जुर्म बढ़ रहे हैं, हमने देखा अभी इंडिया टुडे पर कि 70% लड़कियां, एक सर्वे में वो लिखते हैं कि 70% लड़कियां जो को एजुकेशन ले रही हैं उनमें अपना कमारापन वो खो चुकी होती हैं। अच्छा। 20% 12 साल से कम उम्र की बच्चियां वो अपना कमारापन खो बैठती हैं। अच्छा। इतना ही नहीं होता है, फिर इनके ऊपर केस बनते हैं, सजाएं होती है, जेल जाते हैं, क्या क्या इसके बाद सब कुछ होता है। तो इस्लाम इस चीज़ से मना करता है। इस्लाम कहता है कि भाई जो अलग अलग तालीम को मना नहीं है, तालीम लीजिए, बिल्कुल, लेकिन अलग अलग आप स्कूलों में जाएं, अलग अलग क्लास में बैठें और तालीम हासिल करें। शिक्षा से कहीं इस्लाम नहीं रोकता, ठीक है, लेकिन अलग अलग पढ़ें, लेकिन अलग अलग। ठीक है। थोड़ा बहुत आप जैसे लोगों की सोहबत में जो मैंने सुना है, मैंने ये भी सुना है कि अल्लाह पाक ने खुद ने कहा है मोमिनों को कि अगर आप किसी मर्द से मिल रही है औरत, औरत से मिल रहा है मर्द, तो नजरें नीची कर लें। बिल्कुल। तो फिर कहाँ खतरा है, कहाँ ज़रूरत पड़ती है ये कहने की कि अलग अलग पढ़ें, नहीं तो आपने आंकड़े बताए अभी कि इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। बिल्कुल साहब, देखिए ऐसा है कि जो बात इस्लाम ने कही है जी, वो बिल्कुल साफ तौर पे कही है कि मर्दों को चाहिए कि वो औरतों को सामने अगर आ जाएं तो अपनी निगाह यानी अपनी हिफाजत खुद करें, उसको घूरे नहीं, उनकी तरफ निगाहें गड़ा के बुरी नीयत से ना देखें। औरतों को कहा है वो अपने अदब में रहें और फिर भी अगर कहीं मर्द का सामना पड़ता है तो वो भी अपनी निगाहें नीची कर ले। तो ये इसीलिए कहा गया है कि देखिए ये आग और बारूद जैसा मैटर है कि अगर ये दोनों कहीं ना कहीं एक साथ होते हैं तो इनकी भावनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं गलत। अभी हमने कुछ ही दिन पहले देखा, एक शराब पी करके यहाँ जयपुर ही में एक लड़की ने बड़ा तांडव मचाया रात को 12 बजे। एक टैक्सी में नशा करके एक लड़का छोड़ गया मालन के चौराहे पर, उसको टैक्सी वाले ले गए और रात में उसके साथ गलत हुआ। तो ये सारी घटनाएं होती इसलिए हैं
कि हमने औरत को इतनी ज़्यादा आज़ादी के नाम पर, मैं तो ये कहूँगा आज़ादी के नाम पर हमने उन्हें कपड़े ऐसे पहना दिए कि वो नंगी हो गई, अजब नाम की चीज़ खत्म हो गई। आर्को साहब, हम ये मान लें क्या तो ये जुर्म है कि हम उन लड़कियों पर, औरतों पे ये जुर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब इस बयान का, इस रास्ता जो निकाला गया, जो आपने कहा उसको सच मान लेते हैं कि ये सच्चाई है, साथ पड़ेंगे, आग और बारूद साथ रहेंगे तो आग भड़केगी। तो हम ये मान ले क्या कि हथियार डाल दिए हैं और अपने आप को सरेंडर कर दिया और रास्ता यही निकाला जा सकता है कि अलग अलग ही रखो तो पार पड़ेगी, यही मतलब निकला इसका? आप माने या ना माने, जो सच है, जो खुदा का हुक्म है, हाँ। जो आर्डर है, वो इंसानों के लिए है। ठीक है, और इंसान की हर चीज को खुदा से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। ठीक बात है। बुराई को मिटाने के लिए जो खुदा ने उसूल दिए हैं उसी से बुराई मिट सकती है। हमें औरत को इतना वो कर दिया है हाँ। कि हमारे हर काम में औरत सामने आती है। कोई विज्ञापन ले लो, कोई तरीका ले लो, हर मामले में हमने औरत को ओरियाना कर दिया। ये इंसान ने अपनी, क्या कहना चाहिए, उसको पूरी करने के लिए वो ऐसे, देखिए, अल्लाह ने आदमी की भलाई के लिए सारे प्रावधान किए हैं, यहाँ तक कोई लड़ाई नहीं है। उनका इंटरप्रिटेशन किस तरह से किया जा रहा है, उनकी व्याख्या अपने अपने हिसाब से किस तरह से की जा रही है, और न केवल की जा रही है बल्कि दूसरों पर थोपने की कोशिश भी की जा रही है, यहाँ से बहस शुरू होती है। हेमलता शर्मा, आप शिक्षक भी हैं और महिला भी हैं। ये जो नसीहत है कि महिलाओं और पुरुषों के साथ रहने से परेशानी तो बढ़ेगी। बहुत व्यावहारिक बात आर्को साहब भी कर रहे हैं कि देखिए, लड़की और लड़का साथ में रहेंगे और इस तरह का चलन बढ़ गया है। कपड़ों को लेकर भी इन्होंने टिप्पणी की, बहुत ज़्यादा आज़ादी की बात भी इन्होंने कही। ऐसी स्थिति में जो सब कुछ हो रहा है वो होगा ही होगा। बचने का रास्ता यह है कि दोनों को अलग रखा जाए। क्या कहते हैं हेमलता शर्मा? देखिए, बहुत ही संकीर्ण और ओछी मानसिकता है ये मुझे लगता है तालिबानी भाषा बोलने लग गए हैं। अब मैं इनकी सच्चाई आपको बयां करना चाहूंगी कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। ये जो कह रहे हैं इंसान की बात कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि ये जानवर, वहशीपन, दरिंदे से भी घटिया हरकत वहां पे हो रही है। महिलाओं का, मातृशक्ति का, वहां बकायदा स्कूलों में से, रजिस्टर्स में से उनका डाटा निकाला जा रहा है। 12 साल की बच्चियां कहाँ पर है, उनको घरों से निकाला जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि ये अल्लाह के सैनिक है और इनके लिए वो परोसी जाए छोटी छोटी मासूम बच्चियां। ये औरतों की हिफाजत की बात करते हैं, धिक्कार है इन पर। ये उन बच्चियों को उनको परोस रहे हैं और यहाँ बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा की, ये यहाँ बात करते हैं महिलाओं की आजादी की। किस स्कूल से बात करते हो आप? हेमलता शर्मा जी, ये तो ऑल टुगेदर डिफरेंट सिचुएशन हुई ना। वहाँ ये हो रहा है तो यहाँ तो बात ये हो रहा है कि हिफाजत के लिए और एक कदम आगे जा करके ये इस तरह से, जिस तरह से देखते हैं और जिस तरह से दावा करते हैं कि हम तो बात ये कर रहे हैं कि वो महफूज रहें, वो इतना भी, ये तो बहुत आगे की बात हो गई परोसे जाने की। तो उनको अलग ही रखा जाए, पढ़ाई का इंतजाम उनका अलग किया जाए। पढ़ लिख करके जब बच्ची अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेती है तब तक उसमें समझ आ जाती है कि वो अपना भला बुरा समझ सकती है। मैं यही आपसे निवेदन कर रही हूँ, मेरा सवाल इन्हीं से है, क्या अलग रखने से महफूज हो जाएंगी? वहां पर भी तो अलग रखा जाता है, क्या वहां महफूज है? अरे अब तो इस सोच से बाहर आओ और आप यूरोपियन कंट्रीज को देखो, आप वो कितना विकसित हो चुके हैं। अगर वही यही सोच रखते तो शायद वो चांद तक नहीं पहुंच पाते। आपकी यही सोच है। मुझे बताओ कितने इनोवेशंस वहां पर हो गए जो इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं। कितनी महिलाएं महफूज है वहां, डेली कितने महिलाओं से रेप होते हैं, आपको मालूम है ना। तो आप किस प्रकार की दकियानुसी बात कर रहे हैं? बच्चा कोविड में नहीं पड़ता क्या? घर में आपके बच्चों को भी आप अलग अलग रखते हैं कि साहब ये लड़की का कमरा है, यहाँ पे लड़कों का जाना वर्जित है? क्या ये करते हैं आप? डू यू डू दिस? मतलब इस प्रकार की ये कैसे आ जाती है, मेरी समझ से बाहर है। बिल्कुल, और को साहब बोलिए। देखिए, आप अपनी गलतफहमी दूर कर लें। पहली बात तो जो आप अफगानिस्तान के अंदर जुल्म बता रहे हैं औरतों पर, ये बिल्कुल गलत कह रही हैं आप। इसलिए हुकूमत तो अब नहीं होती, अभी जुल्म कहाँ से आ गया? पहली बात आप सुनिए, कि घर में आप लड़कियों को, सारी दुनिया जानती है कि वहाँ क्या हो रहा है, सारी दुनिया वो तस्वीरें देख रही है। हो सकता है वहाँ, ठीक है, एक मिनट। अब आप यहाँ की बात करते हैं, इस मुद्दे की बात करते हैं। बोलिए आर्को साहब। आप जवाब सुन ले। आपने कहा घर में क्या अलग अलग रखते हैं। देखिए, घर में हमें ये इजाजत है इस बात की कि जिससे निकाह नहीं हो सकती वो लड़की उनके सामने आ सकती है, लेकिन जिससे निकाह हो सकती है उससे पर्दा जरूरी होता है। ये उसूल जो है हमारे पैदा करने वाले ने बता रखा है, तो उसके मुताबिक ये होना चाहिए। जो नहीं कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं अपने राजनीतिक मित्रों के पास जाता हूँ। अजीज आज़ाद साहब, राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, हुसैन खान साहब,
पैसे टके का बंदोबस्त तो है ना। कल को अगर स्कूल अलग से खोलने पड़ जाएं, कॉलेज अलग से खोलने पड़ जाएं, बस अड्डे भी अलग बनाने पड़ेंगे, ऑफिसेज भी अलग बनाने पड़ेंगे, एक जगह तो रह नहीं पाएंगे। केवल पढ़ाई इसकी तो बात नहीं है, वो तो उनको तो आग और बारूद तो हमेशा आग रहेगी और बारूद रहेगा। तो ऐसी स्थिति में इतना बंदोबस्त है हमारे पास। सबसे पहले आज़ाद साहब पहले बोलिए। देखिए जेपी साहब, दिक्कत यह है कि जब भी कोई मुद्दे पर बात की जाती है तो आरको साहब जैसे लोग और हेमलता जी जैसी साहिबा आ जाती हैं और मुद्दों से भटका देते हैं। अच्छा, मुद्दा हेमलता जी कह रही हैं, एक तरफ अफगानिस्तान की बात कर रही हैं, ऐसे ही लोग यूरोप की खुली संस्कृति पर भी कटाक्ष करते हैं। आरको साहब पता नहीं जाने कहाँ का सर्वे उठा लाए हैं कि सह शिक्षा में वो लड़कियों के साथ क्या क्या होता है। देखिए, मुद्दा धर्म का नहीं है। हाँ। मैं मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, हाँ। मुद्दा ये धर्म का नहीं है। क्या है? मौलाना मदनी ने जो भी बयान दिया है ये उनकी संकीर्ण सोच का परिणाम हो सकता है, उम्र के साथ उनके सठियापन का भी विचार हो सकता है, उनकी विचारधारा हो सकती है। ये व्यक्तिगत विचार है, ठीक है। हम उस विचारधारा का समर्थन नहीं करते, न इस्लाम कहता है। अगर आप धर्म की बात करें तो इस्लाम के पैगंबर ने लोगों को यह कहा कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। और चीन कोई बहुत बड़ा मरकज नहीं था शिक्षा का। हाँ। चीन एक अलूप सी जगह थी जहां पर जाना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने एक मिसाल के तौर पर कहा कि अगर चीन भी जाना पड़े हाँ। तो इल्म हासिल करो। और सर, कुरान में जहां तक शिक्षा की बात है, कुरान में सह शिक्षा की बात कही की जाए तो कुरान में सिर्फ एक जगह ये कहा गया है कि और सभी मुसलमान इल्म हासिल करें। सभी मतलब स्त्री और पुरुष करें, पुरुष इल्म हासिल करें और अपनी औरतों को भी सिखाएं। धर्म की बात नहीं है। जब देखिए, धर्म लेके आ रहे हैं इसके अंदर। मैं इसीलिए कह रहा हूँ हेमलता जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये मुद्दा धार्मिक नहीं है। ये मुद्दा धार्मिक नहीं है। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह के देखिए अजीत साहब, आपने बहुत साफ गोई के साथ ये कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है और वो सोच संकीर्ण हो सकती है, लेकिन आप जो करें कि मुद्दा धार्मिक नहीं है, बिल्कुल। क्या है फिर ये? सर, ये सामाजिक है, राजनीतिक है, व्यक्तिगत है। ये मुद्दा अनैतिकता और अश्लीलता को मद्देनजर रखते बनाया गया है। हाँ। लेकिन ये बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। हम पूरी दुनिया और हम हिंदुस्तान में, हम तो आजादी के पहले भी बीबी हाजरा बेगम और जैसी कई महिलाओं ने आजादी के स्वाधीनता संग्राम में, अरुणा आसफ अली ने काम किया है। बिल्कुल। सह शिक्षा आज की जरूरत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस देश में लाखों बॉयज स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है और कोएड स्कूल है। वो चॉइस का मामला है। करोड़ों बच्चे शिक्षा भी हासिल हुसैन खान साहब, महिलाएं पढ़ आप रही हैं। कहते हैं ये बिल्कुल ये तो तुष्टीकरण की बात है, ध्रुवीकरण की बात है। उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर ऐसा किया जा रहा है, तो कौन कर रहा है? कांग्रेस के नेता बैठे हैं, विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इसका बहिष्कार कर चुकी है, इस बयान का, इसको खारिज कर चुकी है। तो फिर राजनीति कहाँ है इसमें? अरशद मदनी जी का जो बयान है वो अफसोसजनक ही नहीं है, वो चिंताजनक है। आज पूरे विश्व में अगर हम देखते हैं कि सह शिक्षा, जितने भी टेक्निकल जो शिक्षा है वो 95% सह शिक्षा के अंदर ही है। चाहे वो भारत देख लीजिए, चाहे पूरा विश्व देख लीजिए। सही बात है। आज अरब कंट्री में जाइए आप, इस विश्व का सबसे टॉप जो इस्लामिक देश है सऊदी अरब है, वहां पर सह शिक्षा प्रारंभ कर दी गई है। जहां पर संकीर्ण सोच हुआ करती थी, अब वहां पर वो मान गए हैं कि अगर हमारे को बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, या उनको विश्व स्तर का शिक्षित अगर विद्यार्थी है उसको एक अच्छा व्यक्ति बनाना है, तो शिक्षा, सह शिक्षा। हुसैन खान साहब, ये सब जानते बूझते हुए भी तो उन्होंने ये बयान दिया होगा। अब आप देखें तो इसमें क्या भलाई छिपी है? ये जो इस टाइप की सोच के जो व्यक्ति है, यही मुख्य कारण है कि भारतवर्ष में जो टेक्निकल शिक्षा है उसमें केवल 6% मुस्लिम ही है। और अगर आप औद्योगिक, व्यापारिक या अन्य शिक्षा, उच्च शिक्षा देखें तो वहां पर केवल 1% मुस्लिम ही है। 42% मुस्लिम तो टोटली अशिक्षित है, जिसमें 48% इसलिए मुझसे आप एक बार रुके, आप एक बार रुके, आप एक बार रुके। 48% पुरुष शिक्षित है, 38% महिलाएं शिक्षित है। ये ऐसे मदनी जैसे लोग हैं, वही लोगों की जो राय है उनकी सोच को संकीर्ण बनाते हैं। हमें
इन लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना है। ठीक। आज अगर हमें आगे बढ़ना है और हमारी सोच को अगर जब तक नहीं बढ़ा सकते, जब तक हमारी सोच को हम नहीं बदलेंगे। ठीक है। आप ये देखें कि अगर विश्व के अंदर में आपको अब्दुल कलाम जैसे व्यक्तित्वों को पैदा करना है तो आपको सह शिक्षा के अंदर में पढ़ना पड़ेगा। हाई टेक्निकल अगर एजुकेशन प्राप्त करनी है तो सह शिक्षा तो के अंदर आपको जमाने के साथ चलना पड़ेगा। हेमलता जी, मैं आपके पास आ जाऊंगा और बहुत कम समय है, बहुत कम समय आपको दे पाऊंगा, लेकिन लतीफ साहब से पहले मेरा एक सवाल है। नहीं, लतीफ साहब आंकड़े पेश कर रहे हैं, मैं एक तथ्य रख रहा हूं लतीफ साहब के सामने। एक मिनट सुनिए, अरे छोड़िए, उस आंकड़े पर बहस नहीं कर रहे हैं। लतीफ साहब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। लतीफ साहब मेरे सवाल छोड़िए ना उसको। जामिया मिलिया इस्लामिया तो बहुत बड़ा संस्थान है, उसकी जो नींव रखी गई थी वो जमीयत के ही उस वक्त के जो सदर थे आपके, उनके हाथों से रखी गई थी। और जामिया मिलिया इस्लामिया में वहाँ का ये जो यूनिवर्सिटी है, उसके जो स्कूल्स हैं, उनमें सब में को-एड है। तो अल्लाह का अगर ये हुक्म है कि अलग अलग रखा जाए तो ये कहाँ पालन हुआ? अल्लाह के हुक्म की तो बात ही मैं आरको साहब से सवाल कर रहा हूँ, एक मिनट देखिए साहब, आपके पास। अल्लाह का हुक्म अपनी जगह हुक्म होता, उसे कोई माने या ना माने, हुक्म नहीं बदलता। अल्लाह ने जो ऑर्डर जारी किया है, चूंकि कम बचा है, अब उसको कोई माने तो ठीक है, जिस संस्थान की भूमिका सबसे बड़े, जिस संगठन की भूमिका सबसे बड़े संस्थान की नींव रखने में है, वो आज कह रहा है कि अलग अलग पढ़ाइए, अलग अलग करिए। ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है क्या? इस कॉन्ट्राडिक्शन की निंदा नहीं की जानी चाहिए क्या? नहीं, क्या सवाल ये है, हाँ। आपको जिस नजर से आप देख रहे हैं, हाँ। मैं कहता हूं को एजुकेशन जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ जितनी भी और बच्चियों के साथ, औरतों के साथ जो जुर्म हो रहा है, इस बात की बहुत घट जाएगा। हेमलता शर्मा जी, इस गारंटी पर आपको कुछ कहना है? बहुत घट जाएगा, नहीं ये बराबर हो जाएगा। बहुत संक्षेप में बोलिएगा, आपके पास। इनकी मानसिकता बहुत संकीर्ण है। मैं एक बात कहना चाहूंगी इनको कि यहाँ पे भारत में मातृशक्ति 50% के रेशो में है। जी, 50% के रेशो में मातृशक्ति है। और ये जो बयान दिया है या फिर इन्होंने जो फतवा जारी किया है, ये सरासर महिलाओं के खिलाफ है। यहाँ बैठे मौजूद मौलवियों से मैं कहूंगी कि आप मानते हो वो गलत कह रहे हैं तो क्या उनके खिलाफ फतवा जारी करोगे? यहाँ पर आपकी ये भारत है साहब, यहाँ पर ऐसी गंदी मानसिकता नहीं चल रही है। अगर आप ऐसी मानसिकता रखते हैं तो आपको वहीं पे चले जाना चाहिए। ये भारत है, यहाँ निकले। ठीक है, ठीक है, आप जो चला रहे हैं शक्ति है, अपमान नहीं सहेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक, अजीज साहब बोलिए। आपने अपनी बात पूरी कर ली हो तो मैं अपनी बात। हाँ, बोलिए बोलिए, समय बहुत कम है भाई साहब, अपनी बात। जिन बड़े लोगों ने बड़े बड़े संस्थानों की स्थापना की, बहुत अच्छे उद्देश्यों के साथ, खुले मन के साथ की, और हमको खुले मन से इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि सह शिक्षा आज की जरूरत है और वो किसी भी जाति धर्म से बंधी हुई नहीं है। और ये समय है। हेमलता जी जहर मत फैलाइए, हेमलता जी जहर मत फैलाइए। आपके ही जैसे लोग फिर कहते हैं 4-4, 5-5 बच्चे पैदा कीजिए। ये जहर मत फैलाइए समाज में। ये समय ऐसा है जब देश के हर व्यक्ति को एक साथ खड़े होकर मदनी साहब जैसे। सुनिए मेरी बात सुनिए, एक मिनट। ठीक, समय हो गया, आप सुन लीजिए। अजीज आजाद साहब, मैं आपको इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ। जो शिकायत आमतौर पर इस्लामिक जगत से लोगों को रहती है कि आप अपने लोगों द्वारा किए गए सही के साथ साथ अगर कुछ गलत किया गया है तो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। आपने कम से कम ये माना कि ये व्यक्तिगत है, संकीर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम ये बात तो है। और एक बात सुस्पष्ट होनी चाहिए कि अगर छोटी जीन्स को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री टिप्पणी करते हैं तो उस पर बोलने वाले बहुसंख्य हिंदू होते हैं, उसका विरोध करने वाले बहुसंख्य हिंदू होते हैं। तो अगर कहीं कुछ गलत ऐसी बात निकली है जो ज़माने के साथ नहीं है, आज के दौर के हिसाब से नहीं है, हमारे देश के चलन के हिसाब से नहीं है, संविधान के हिसाब से नहीं है, उसके खिलाफ बोलने में, उसके खिलाफ अपनी कम से कम राय व्यक्त करने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।